सुप्रभात बच्चों। सुप्रभात गुरु माता। आज हम चर्चा करेंगे आपके हिंदी साहित्य के प्रश्न पत्र के बारे में, जो अभी 2 दिन बाद ही है आपका। तो उसमें आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है और किस तरह से चरणबद्ध तरीके से आपको उस प्रश्न पत्र को हल करना है और अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त करने की कोशिश करनी है। जी गुरु माता, हमें आप बताइए कि हम किस तरह से उस प्रश्न पत्र को अच्छी तरह हल कर सकते हैं। सबसे पहले आपके हिंदी साहित्य के कक्षा 12 के प्रश्न पत्र में जो खंड अ आता है उसमें 4 प्रश्न आते हैं। वो एक एक प्रश्न 4-4 अंकों का होता है और हर प्रश्न जो है हिंदी के काल आधुनिक काल पर आधारित होते हैं। उसमें भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, छायावादोत्तर युग और उसके बाद नई कविता, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद आदि पर प्रश्न होते हैं। साथ ही किसी बड़े लेखक या कवि के कार्य के ऊपर भी एक प्रश्न मूल्यांकन प्रश्न बनता है और एक प्रश्न उसमें विधा पर होता है कि कोई भी 2 विधाओं का अंतर बताइए या किसी एक विधा का परिचय दीजिए। हिंदी साहित्य की विधा जैसे कि जीवनी, आत्मकथा आदि कई इस तरह की विधाएं हैं, उनमें से कोई भी। और उसके अलावा एक प्रश्न छायावाद या और भी किसी भी वाद पे से लिया जा सकता है, वो होता है। तो इस तरह प्रथम अंक खंड अ में ये 4 प्रश्न होते हैं जिन्हें आपको सावधानी पूर्वक हल करना होता है, जो 80 शब्दों के होंगे और उनमें आपको लगभग 8 पंक्तियाँ लिखनी होती हैं। जी गुरु माता, हमें ये अच्छी तरह समझ में आ गया। हम सभी युगों पे आधारित जो प्रश्न हैं और हिंदी साहित्य की जो विधाएं हैं, निबंध विधा, आपने बताया जीवनी विधा और आत्मकथा विधा और दूसरी अन्य विधा, इंटरव्यू विधा, कहानी विधा, उपन्यास विधा, इन सब पर हम एक बार जानकारी हासिल कर लेंगे, पढ़ लेंगे, जिससे कि हमें उस प्रश्न को हल करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। शाबाश, बिल्कुल सही कहा तुमने गोपाल। अब हम आगे चलते हैं खंड ब की तरफ। जी गुरु माता। हाँ गुरु माता, खंड ब जो है उसमें 16 अंकों के प्रश्न आएंगे। वो काव्यांग परिचय से संबंधित होता है, जिसमें काव्य गुण, काव्य दोष के 2 प्रश्न होंगे 2 अंकों के। और उसके बाद छंद के प्रश्न होंगे, 2 प्रश्न होंगे, वो 3 अंकों के होंगे। और उसके बाद अलंकार पे प्रश्न आएंगे, वो भी 2 प्रश्न बनेंगे 4-4 अंक के। इस तरह से हमें काव्य गुण, काव्य दोष, छंद और अलंकार, इस काव्यांग परिचय को पूरी तरह से तैयार करना है। हाँ वंदना, तुमने बिल्कुल सही बताया। अब इसमें एक बात ध्यान रखो कि सबसे ज़्यादा अंकों के प्रश्न अलंकार पे होंगे और अलंकार के प्रश्न, अलंकार हमारे व्याख्या में और दूसरी जगह भी काम आते हैं, तो हमें अलंकार को अच्छी तरह से तैयार करना है। जी गुरु माता, अब मैं बताऊं आपको, खंड 3 में पुस्तक है हमारे मंदाकिनी, उसके प्रश्न आएंगे। अरे नहीं नहीं, ये तुमने सही नहीं बताया। ये तो खंड स के चौथे खंड के प्रश्नों की बात कर दी तुमने। पहली पुस्तक हमारी जो प्रथम पुस्तक कहलाती है वो सरयू है और उसके 32 अंकों के प्रश्न हमारे खंड स में आएंगे। उसमें गद्य में से एक व्याख्या, वो 3 अंक की, पद्य में से एक व्याख्या, वो 3 अंक की, 2 निबंधात्मक प्रश्न 4-4 अंक के 8 अंक हो जाएंगे और 2 लघुत्रात्मक प्रश्न वो भी आएंगे 3-3 अंक के, वो 12 अंकों के हो जाएंगे। 2 नहीं 4 लघुत्रात्मक प्रश्न। उसके अलावा कवि परिचय या लेखक परिचय पे बनेंगे एक प्रश्न और अति लघुत्रात्मक में से भी प्रश्न लिए जाएंगे। इस तरह करके सरयू में से 32 अंकों के कुल प्रश्न आएंगे। हाँ गुरु माता, हमें अच्छी तरह समझ में आ गया। खंड स अर्थात तीसरा खंड जो है उसे तैयार करने के लिए हमें किस तरह सरयू में पद्य गद्य दोनों खंडों को पढ़ना है और दोनों में सभी तरह के प्रश्नों को पढ़ना है।
अब मेरी जिज्ञासा है कि मैं जानना चाहूँगा व्याख्या में हम किस तरह से पूरा अपना वक्तव्य लिखें या उस व्याख्या को हम किस तरह से हल करें। गुरु माता, आपने बताया था कुछ समय पहले ही व्याख्या में कि किस तरह व्याख्या में हमें कम से कम 4 या 5 बिंदु बनाने चाहिए। पहला संदर्भ, जिसमें कवि का परिचय आएगा। दूसरा प्रसंग, जिसमें कविता का या उस पंक्तियों का, उन दोहों का परिचय आएगा। तीसरा व्याख्या, जिसमें शब्दार्थ भावार्थ होगा। और चौथा विशेष, जिसके अंदर 2 बिंदु बनेंगे, कला पक्ष और भाव पक्ष। कला पक्ष में अलंकार, छंद, रस, गुण, दोष, इनके बारे में लिखेंगे, जबकि भाव पक्ष में हम उस पंक्तियों में, उस काव्य में कवि द्वारा लिख दिए गए भावों को व्यक्त करेंगे। कवि उसमें क्या कहना चाहता है, क्या संदेश देना चाहता है, या क्या हमें मार्गदर्शन देना चाहता है, उस बारे में। हाँ, बिल्कुल सही बताया वंदना तुमने। अब एक बात और ध्यान रखें, जो 5वां बिंदु हमारा बनेगा वो बनता है संदर्भ काव्य का, अर्थात संबंधित कोई भी काव्य जो हमारे ध्यान में हो उसी तरह का वो हम लिख सकते हैं। जैसे कबीरदास जी द्वारा अगर गुरु महिमा का कोई दोहा है तो उसमें हम उन्हीं का दूसरा दोहा, चाहे प्रसिद्ध दोहा जो है, गुरु गोविंद दोहू खड़े काके लागू पाओ, ये वाला लिख सकते हैं। इसी तरह हम और भी काव्य में या और भी कहीं पे जहाँ व्याख्या आती है वहाँ पे उसी तरह के भावों से संबंधित दोहे लिख के संबंधित काव्य 5वां बिंदु बना सकते हैं। जी गुरु माता, मुझे भी अच्छी तरह से सब कुछ समझ में आ गया। हाँ, अब इसमें ध्यान रखें, एक निबंधात्मक प्रश्न जो आएगा उस पे जिसकी शब्द सीमा 80 शब्दों की या 60 शब्दों की हो सकती है, उसमें वही आपको 8 से 10 पंक्तियाँ या 6 पंक्तियाँ, 7 पंक्तियाँ लिखने की कोशिश करनी होगी। और आप जो प्रश्न पूछा गया उसको पहले अच्छी तरह ध्यानपूर्वक 2 बार पढ़ें और फिर समझने की कोशिश करें कि वो क्या कहना चाह रहा है, और फिर प्रश्न के ही शब्दों को हम अपने शुरुआत में लेते हुए अपनी बात को कहेंगे तो वो बात प्रभावशाली भी रहेगी और मार्ग से हम भटकेंगे भी नहीं, विषय से हम कहीं और नहीं जा पाएंगे। जी गुरु माता, हम इस बात का ध्यान रखेंगे। हाँ, अब हम प्रश्न पत्र में आने वाले खंड 4 की बात करते हैं, जिसे खंड द भी कहा जाता है। उसमें हमारी द्वितीय पुस्तक मंदाकिनी में से प्रश्न आएंगे जो 16 अंकों के होंगे कुल। उसमें से आपके एक प्रश्न तो निबंधात्मक होगा, वो 4 अंकों का होगा, और 4 लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे, वो 3-3 अंकों के अर्थात 12 अंकों के होंगे। जी गुरु माता, हमें ये अच्छी तरह समझ में आ गया। अब मैं जानना चाहूँगी कि निबंधात्मक प्रश्नों को हल करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है। निबंधात्मक प्रश्न हल करते समय आपको पहले तो प्रश्न की ही से ही शुरुआत करनी है। प्रश्न में आई बात को ही अपने शुरुआत में लेते हुए हम उत्तर लिखेंगे, और साथ में हम जो मुख्य बातें हैं उनको बताते हुए लिखेंगे। उसमें आप कुछ बिंदु भी बना सकते हैं, अगर वे ज़्यादा विस्तृत रूप से बातें आ रही हैं तो बिंदु बनाने से वे स्पष्टतः और जल्दी समझ में आ जाते हैं। और फिर अंत में पुनः हम अपने प्रश्न में आने वाली बात को सिद्ध करते हुए, समझाते हुए उस उत्तर को समाप्त करेंगे। धन्यवाद गुरु माता, हमें ये अच्छी तरह समझ में आ गया। हाँ, मुझे भी अच्छी तरह समझ में आ गया। धन्यवाद गुरु माता, हमें बहुत अच्छी तरह सारा प्रश्न पत्र समझ में आ गया। अब हम धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से इसे हल करेंगे, और अभी जो 2 दिन हमारे पास है उसमें हम याद करने के साथ साथ घर पर ही प्रश्न पत्र हल करने का और समय सीमा को ध्यान में रखते हुए अपने प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे। हाँ, बिल्कुल सही। और अब मैं इसके साथ ही आज का कालांश समाप्त करती हूँ। तो सबका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।